हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 12 अगस्त के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स सर्च करना है। डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स आप चैनल पर आएंगे, अपनी तारीख सेलेक्ट करिए, इस पेज पर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर यील्ड एंड क्वालिटी इन इंडिया। देखिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है। आप देखते हैं कि कई सारे प्लांट्स में डिजीज लग जाते हैं और उसकी वजह से यील्ड जो है ड्रॉप हो जाती है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बेटर करना चाह रहे हैं, प्लांट क्लीन हो, वो किसी डिजीज से मुक्त हो, है ना। और भी दूसरी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, मान लीजिए उनका वेट या हाइट का रेशियो कम है, हम बेहतर करना चाह रहे हैं कुल मिला के वेराइटीज को। ठीक है, तो कैबिनेट क्या है, उसने ये अप्रूव कर दिया है। हम करेंगे क्या इसमें, 1765 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं किस काम के लिए, नए स्टैंडर्ड्स और एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, फॉर एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स हम बनाएंगे। ठीक है, एक रोबस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा, एक बेहतर सर्टिफिकेशन सिस्टम हम बनाएंगे। ठीक है, ये सर्टिफाई करने के लिए जो हमारी जो प्लांट की जो वैरायटी है वो बेहतर है। ठीक है, और फिर हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्लान है। ठीक है, 9 सिटीज में 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स होंगे जो कि ये सारे काम कर रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं है क्या। पहली बार ये 2023 के इंटरिम बजट में अनाउंस करा था, एक्चुअली 2024 के में था, आई थिंक ये मिसप्रिंट है। और इतने करोड़ के। ठीक है, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये पुराना मिशन है, उसके अंडर ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर आ रहा है। ठीक है, की कंपोनेंट्स क्या है, क्लीन प्लांट सेंटर्स हम बनाएंगे, 9 प्लांट सेंटर्स इस तरीके से बनाए हैं, 9 सीपीसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट करेंगे, मतलब जैसे लार्ज स्केल नर्सरीज वगैरह हम बनाएंगे ताकि हम क्लीन प्लांट सेंटर्स मतलब चला पाएँ और उसकी रिसर्च हो पाए। और रेगुलेटरी और सर्टिफिकेशन प्रोसेस की हम रेगुलेट करें कि किस तरीके से हम अपने प्लांट की वैरायटीज़ को पास करते हैं, और एक बेहतर सीड अगर हमें मिल गया है जिसकी यील्ड अच्छी है, जिसमें डिजीज नहीं लगते, उसको उस तरीके से हम सर्टिफाई कर पाएँ, है ना। तो स्ट्रिंजेंट सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह हम करना चाहेंगे। ठीक है, एंड ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर प्लांट मटेरियल। ठीक है, रैशनल क्या है कि इंडिया क्या है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और वेजिटेबल और फ्रूट्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इतना कि जब हम इतने ज़्यादा प्लांट्स बनाते तो हैं लेकिन इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट्स और यूएस की मार्केट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी मांगती हैं चीज़ों की, वो क्वालिटी के बेसिस पे हमें रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रोग्राम एम क्या कर रहा है, टू स्ट्रीमलाइन द करंटली कम्बरसम इम्पोर्ट प्रोसेस, रिड्यूसिंग क्वारंटाइन पीरियड फ्रॉम 2 ईयर्स टू 6 मंथ। कि मतलब क्या है कि देखिए, अगर बेहतर डिजीज़ वगैरह वाले रिडन वैरायटी नहीं है तो क्या है कि हम क्वारंटीन में रखते हैं उन प्लांट्स को ताकि वो कोई और पेस्ट अटैक वगैरह ना हो जाए, है ना। तो हम वो पीरियड रिड्यूस कर लेंगे ऐसा करके। ठीक है, और इंश्योरिंग फार्मर्स टू हैव एक्सेस टू डिजीज फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, अगेन टू सक्सेसफुल मॉडल्स इन यूएस, इजराइल, नीदरलैंड, इन सब में पहले ऐसी चीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो यही है। तो हमारा ओवरऑल है क्या ये प्रोजेक्ट कि हम क्लीन प्लांट प्रोग्राम्स के थ्रू क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाना चाह रहे हैं, सीपीसी कुल मिलाकर बनाना चाह रहे हैं कि हम बेहतर वेराइटीज़ डेवलप कर पाएँ। ठीक है, सबके लिए अच्छा है ये, फार्मर्स के लिए, उन्हें हाई वैरायटी वायरस फ्री वगैरह वो मिलेगा। फिर नर्सरीज विल बेनिफिट फ्रॉम ईजियर सर्टिफिकेशन प्रोसेस, वो और बेहतर और आसानी से सर्टिफिकेट पा पाएंगे अपने वैरायटी के लिए। कंज्यूमर्स को बेहतर वैरायटीज़ मिलेगी, है ना। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हाई क्वालिटी डिजीज फ्री चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्वारंटीन पीरियड कम होगा, हम आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। और फिर इंक्लूसिव अप्रोच, ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं रिगार्डलेस ऑफ लैंड साइज, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब क्लीन प्लांट मटेरियल से बेनिफिट कर पाएँ। हम सर्टिफिकेट कर देंगे और फिर मार्केट के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो उस चीज़ को ले सकते हैं, है ना। तो बस यही है कुल मिलाकर। नेक्स्ट होते हैं, टेक्निकल स्नैग एक्सटेंड्स एस्ट्रोनॉट स्टे एट आईएसएस अंटिल फरवरी 2025। देखिए है क्या कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारा एक स्टार लाइनर, बोइंग का स्टार लाइनर गया था। ठीक है, स्टार लाइनर एक स्पेसक्राफ्ट गया था, किन को लेकर, 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर। कौन 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर, एक तो सुनीता विलियम्स हैं और बुच विल्मोर।
ठीक है, इनको लेकर गया था। ये इस स्टारलाइनर की ना पहली फ्लाइट थी, ठीक है, ये लेकर गया और इनको वापस भी लेकर आना था। ये पहली फ्लाइट थी, ये टेस्टिंग फ्लाइट थी, ये चेक करना था कि ये रेडी है फ्लाइट की नहीं, आगे की मतलब एस्ट्रोनॉट्स को ले जा सकती है कि नहीं, इसलिए सुनीता विलियम जैसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर लेकर गए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि ऊपर एक टेक्निकल ग्लिच उन्होंने देखी है, वहाँ के जो हीलियम टैंक्स हैं वो लीक कर रहे हैं। तो क्या था कि मई के आसपास वापस आना था, स्पेसक्राफ्ट अभी तक नहीं आया है। नहीं, अराइवल हुआ है जून में और उसके बाद शायद 2 महीने के अंदर वापस आना था, बट वो हो नहीं पा रहा है। हमें लग रहा है कि वो जो स्टारलाइनर है वो तो नहीं ला पाएगा। तो तरीका क्या है कि जब अगला स्पेस का क्राफ्ट जाएगा, अभी स्पेस एक्स का एक मिशन जाएगा 2 फरवरी 2025 में, तो उसी के साथ वो आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है जहाँ पर हमने भेजा है इन एस्ट्रोनॉट्स को। 1998 में लॉन्च हुआ था। जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट, माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट हमें मुहैया कराता है ताकि हम कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकें। कई सारे लोग इससे फ़ायदा लेते हैं, कई सारी कंट्रीज़ जिन्होंने इन्हें मिलकर बनाया है, जैसे यूएसए की नासा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैक्सा फ्रॉम जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसी, ठीक है। ये 400 किलोमीटर के रेडियस पे ऑर्बिट पर स्पेस मतलब रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। और 400 किलोमीटर एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। अगर आप देखें कि 6400 किलोमीटर का तो डायमीटर हमारे अर्थ का है, उसके कंपैरिजन में 400 किलोमीटर मींस बेसिकली ये स्किम कर दी है, एक लो अर्थ ऑर्बिट मानी जाती है। और जितना आप करीब होंगे अर्थ के उतना ज़्यादा तेज चलना होगा, तो अच्छी खासी स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर। और हर 90 मिनट में, कहने का मतलब है ये अर्थ को के अराउंड एक चक्कर लगा लेती है। एक दिन में 18 बार घूमता है ये स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। बस यही है। अब बोइंग स्टारलाइनर के बारे में जान लेते हैं जो कि फेल हुआ है। ये क्या है, एक ऑब्वियसली एक स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट एयर में ट्रेवल करता है, स्पेस क्राफ्ट स्पेस से टू एंड फ्रो ट्रेवल करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एस्ट्रोनॉट्स को इनटू द स्पेस आफ्टर बीइंग लॉन्च देयर बाय अ रॉकेट। तो कहने का मतलब है एक रॉकेट इन्हें स्पेस में लेकर जाता है और फिर स्पेस में ये ट्रेवल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कहीं पे अटैच हो जाता है ना। और फिर सामान छोड़ना, लेना, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। The crew capsule houses the astronaut like the other of its kind, वही जैसे बाकी की हैं वो भी यही काम करता है। Starliner is more than 4 meter wide and can house up to 6 astronaut। अभी खाली 2 ही थे। तो Starliner has an innovative वेल्डलेस स्ट्रक्चर, वेल्डिंग नहीं है इसमें, ठीक है, और रीयूजेबल है अप टू 10 टाइम्स। बट फिलहाल एक पहली बार में ही प्रॉब्लम आ गई। ये ऑब्वियसली एक टेस्ट फ्लाइट थी, ठीक है। ये कहाँ पे फिट हो सकता है, ये एटलस 5 रॉकेट के ऊपर फिट होता है, ठीक है। ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है जो कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन लॉकहीड मार्टिन एंड बोइंग। इन्होंने एटलस 5 रॉकेट के ऊपर रखकर स्टारलाइन को भेजा था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि 2014 में 16 सितंबर 2014, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेस एक्स और बोइंग दोनों ने ये कहा था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को ला और छोड़ सकते हैं। इन्होंने कंट्रीज ने मिलकर ये तो बना लिया, बट यहाँ तक पहुँचने की जो कैपेबिलिटी है खाली 2 ही लोगों के पास थी। एक तो यूएस के पास, ठीक है, उनका एक प्रोग्राम था जिसको हम क्या कहते थे, स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 का इन्होंने शट कर दिया, 2011 में इन्होंने शट कर दिया। और दूसरा प्रोग्राम था रशिया का सोयूज कैप्सूल। अब यूएसए ने जब अपना प्रोग्राम, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी, पहले कई स्पेस एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, तो ये कई सारी प्रॉब्लम थी, इन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई स्पेस एक्स एंड बोइंग ये काम करेंगे। अब स्पेस एक्स ने तो 13 मिशन सक्सेसफुली फ्लाई कर लिए हैं, लेकिन बोइंग जो है ये पीछे पिछड़ गया, पहले ही टेस्ट फ्लाइट में प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है। तो रीजंस फॉर द डिले क्या है, अभी हुआ क्या है, बस वही है, स्टारलाइनर फेल हो गया, ठीक है। अब अगले बार जब स्पेस एक्स अपना एयरक्राफ्ट जो कि 2025 में शेड्यूल्ड है वो ले जाएगा, तभी लोग वापस आ पाएंगे। तो यही सारी प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको समझना नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या ये पहली बार हुआ है कि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन हो गया है? नहीं, पहले भी हो चुका है। 438 डेज की लंबी फ्लाइट, वलेरी पॉलिकोव एक एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने रखी थी, मतलब इतनी लंबी फ्लाइट में रहे थे ये,
ठीक है। अब क्या है कि ये क्या है कि देखो रशियंस जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक कर लेते हैं, बट क्या होता है लंबे समय तक स्पेस में रहने से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बोन्स वीक हो जाती हैं और दूसरी चीज़ें। रशियन ये काम करते हैं, यूएस ये नहीं करता था। अब क्या है कि फोर्स हो गए हैं कि 250 दिन तक आईएसएस में इनको रहना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली बार हो चुका है। इससे हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है कि मसल क्वालिटी बेकार हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ तो क्या है कि हम लगातार हम अगर लेटे भी हुए हैं ना, तो फिर भी हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ऊपर कोई ग्रेविटी है नहीं, तो बोन की जो डेंसिटी अपने आप कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, ब्रेन अपना स्ट्रक्चर जो है वो लूज़ करना शुरू कर देता है, दूसरे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए लंबी स्पेस फ्लाइट्स में रुकना मतलब फ़ीज़िबल होता नहीं है। बट क्या है कि अब ठीक है, लोगों को रुकना पड़ रहा है तो रुकना है। बस इतनी सी ही बात है, आगे चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने 109 हाई यील्ड वैराइटीज़ लॉन्च कर दी हैं। हमने ये बजट में देखा था कि ये वैराइटीज़ लॉन्च हुई हैं, है ना? इसी के ऊपर एक न्यूज़ है, ठीक है? तो ऑन अगस्त 11, 2024 प्राइम मिनिस्टर ने ये वैराइटीज़ लॉन्च करी हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एम्फसाइज द प्रोग्राम। अब यूनियन मिनिस्टर किस चीज़ के हैं? एग्रीकल्चर के हैं। इन्होंने ये एम्फसाइज करा है कि हमारे जो कॉस्ट्स हैं उसको रिड्यूस करेगा ये, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करेगा। कैसे? कि हाई यील्ड वैरायटी एक्चुअली क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ भी हैं और बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज़ हैं। दो टाइप के काम करेगा, मतलब क्लाइमेट की जो चेंजेस आ रहे हैं उससे हमारी जो यील्ड नीचे जा सकती है हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल की वजह से, उससे उसके अगेंस्ट ये लड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, और फिर उसके अगेंस्ट लड़ेगा, और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा होगा। होती हैं क्या क्या हैं ये चीज़ें, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो, फोर्टिफाइड या बायोफोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड वो होती हैं, क्रॉप हो गई, वो फसल निकल गई, फिर हमने क्या करा, उसमें प्रोसेसिंग करके कुछ चीज़ें ऐड कर दी। जैसे नमक है, नमक निकाल लिया, उसमें आयोडीन ऐड कर दिया, ये हो गया। बायोफोर्टिफाइड क्या हुआ कि हमने सीड को ही ऐसा कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया कि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। इसको कहते हैं बायोफोर्टिफाइड। तो हम कर क्या रहे हैं, ये जो जेनेटिक वेराइटीज हैं ये एक्चुअली बायोफोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटी हैं, यानी कि हमने क्रॉप की वेराइटी ही चेंज कर दी, जेनेटिकली कुछ ऐसा कर दिया कि और ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो टोटल ये जो वैरायटी है इसमें से 34 जो है सीरियल की वैरायटी हैं और 27 जो है फ्रूट्स वगैरह की वैरायटी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। ठीक है, बस यही है। सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, यानी कि हाई यील्ड होगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, क्लाइमेट की जो एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको विथस्टैंड कर पाएंगे, और न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट है। वो तीनों चीज़ें एनहांस प्रोडक्टिविटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी है। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए क्या है कि क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटी है, और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, मतलब कि न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट होगा। तीन चीज़ें बस यही है। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तीन टाइप के मेथड्स हैं। एक तो ट्रांसजेनिक कि जीन में ही हम कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। एक एग्रोनॉमिक, जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह को यूज करके हम कुछ कर रहे हो। और एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग कि हमने दो क्रॉप की वैरायटीज को मिक्स करा और एक नई वैरायटी बना दी, ब्रीडिंग मेथड है। तो ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग मेथड और एग्रोनॉमिक मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू। बस यही बात है, आगे चलते हैं। कोल्ड वॉर न्यूक टेस्ट लाइट अप ए बग इन प्रेजेंट डे क्लाइमेट मॉडल्स। क्या है कि देखिए क्या है कि अब न्यूक टेस्ट की क्यों बात कर रहे हैं, कि क्यों हम बात कर रहे हैं न्यूक टेस्ट की, कि देखिए क्या है कि ये एक स्टडी थी, ठीक है, जो ये चेक कर रही थी कि रोल ऑफ प्लांट्स इन कार्बन साइकिल क्या है, एंड हाउ दे एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब कैसे कर रहे थे ये रेडियो कार्बन डेटा यूज कर रहे थे फ्रॉम द न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड इन 1960s। तो क्या है कि रेडियो कार्बन डेटा ये यूज कर रहे थे 1960s का, और वो जो टेक्नोलॉजी जो बॉम्ब के लिए हमने कोल्ड वॉर के न्यूक टेस्ट के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी यूज करी थी, उससे हम क्या कर रहे थे कि कार्बन को टेस्ट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कार्बन टेस्ट, हम ये सारा काम कर रहे थे कार्बन 14 की मदद से। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ, C14, कार्बन 14। अब कार्बन की तीन वेराइटीज होती हैं। जनरली कार्बन क्या होता है कि C12 होता है, यानी कि उसका जो टोटल मास होता है 12 यूनिट्स होता है। 13 भी होता है कार्बन की वेराइटी, और एक वेराइटी जो रेडियो एक्टिव होती है, यानी कि रेडिएशन नेचुरली देती है, वो C14 होती है, यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 14 यूनिट्स होते हैं, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स। टोटल जो मास होता है 14 यूनिट्स का होता है। ठीक है, ये
हमारे इस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बन है नेचुरली हमें मिलता ही है कार्बन के अंदर। अब जब इसको एब्जॉर्ब करते हैं, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है, प्लांट्स इसको लगातार एब्जॉर्ब करते हैं। हम ये देखकर कि कितना कार्बन एब्जॉर्ब हुआ हम कैसे पता लगा सकते हैं, कार्बन डेटिंग के थ्रू या रेडियो कार्बन हम चेक करके, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग क्या है कि हम ये चेक करते हैं कितना कार्बन एब्जॉर्ब हुआ, कितने साल तक रहा होगा, ठीक है। अब की फाइंडिंग क्या है, हमने फाइंड क्या करा, हमने ठीक है कार्बन 14 चेक करा प्लांट्स के अंदर। हमने ये फाइंड करा है कि जो प्लांट हैं वो कई जितना हम सोचते थे उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और ये जो कार्बन है शॉर्टर ड्यूरेशन स्टोरेज है, कि द ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच प्लांट स्टोर कार्बन बिफोर रिलीजिंग इट इज शॉर्टर देन एंटिसिपेटेड, मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कम टाइम के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ज्यादा रिलीज करते हैं। तो ऐसा है, तो इससे होगा क्या अगर ऐसा है, तो इंक्रीज कार्बन एस्टिमेट क्या है, कितना गुना ज्यादा कर रहे हैं। पहले हम सोचते थे कि हर साल 43 से 76 बिलियन टन कार्बन एब्जॉर्ब होता है, अब हमें पता लगा नहीं 80 बिलियन टन हर साल कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और फास्टर चलती है कार्बन साइकिलिंग, यानी कि ये जो कार्बन है जल्दी से रिलीज भी हो जाता है। कार्बन साइकिल हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, जितना कार्बन एब्जॉर्ब हुआ उतना रिलीज हो गया। कैसे हो गया भाई, ये देखिए ये होती है हमारी कार्बन साइकिल। चेक कर लीजिए एक बार, क्या कि फोटोसिंथेसिस होता है और जो कार्बन है वो ग्रीनरी जो है वो स्टोर कर लेती है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जलाकर हम फायर के थ्रू या फिर क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स को हम रिलीज करके हम कार्बन रिलीज करते हैं। ऐसे ही ओशियन में चलता है कि क्या कहते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन है वो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे वो कार्बन रिलीज होता है ना। इस तरीके से कार्बन साइकिल चलती है, जितना एब्जॉर्ब होता है उतना रिलीज हो जाता है। लेकिन अब क्या हम सोच रहे हैं कि जितना एब्जॉर्ब होता है कितना होता है, वो वॉल्यूम हम अब समझ पा रहे हैं कि ज्यादा होती है। इससे फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है भाई, जितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना रिलीज कर देने, कोई ज्यादा इम्पैक्ट तो होना नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन है इम्पैक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्टडी, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्लाइमेट मॉडल्स पर। क्यों, क्योंकि ये जो स्टडी है हाईलाइट करती है कि हमें इंप्रूव्ड क्लाइमेट मॉडल्स की जरूरत है। अगर ज्यादा तेजी से कार्बन स्टोर होना शुरू हो रहा है, हम ये काम कर सकते हैं और ज्यादा प्लांट लगाकर कार्बन को और तेजी से स्टोर करें, और उस स्टोर्ड वुड को मान लीजिए हम स्टोर करके ही रख लें, हम कार्बन को सीक्वेस्टर कर सकते हैं ऐसा करके, है ना। और इससे हमें कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि हम अपनी जो पॉलिसीज हैं क्लाइमेट मिटिगेशन की उसको फिर कैसे करेंगे, है ना। हम लॉन्ग टर्म जो कार्बन है उसको ऑफसेट कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस हैं कि स्टडी कॉल्स फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो कार्बन इन क्लाइमेट मॉडल्स एंड फर्दर रिसर्च टू एड्रेस अनसर्टेनिटी। तो कहने का मतलब है जो पुरानी रिसर्च थी उसमें और बेहतर मॉडल लगाने की जरूरत है, कुछ नई फाइंडिंग्स की जरूरत है। और फिर चैलेंजेस इन क्लाइमेट मॉडलिंग, क्लाइमेट मॉडल्स नीड टू इनकॉर्पोरेट ये जो डिटेल्ड आइसोटोपिक डेटा है। आइसोटोपिक डेटा मतलब इसको एक आइसोटोप कहते हैं। जो कार्बन की वैरायटीज हैं C12, C13, C14, ये 3 आइसोटोप हो गए सेम एटम के, डिफरेंट मास सेम एटम इज आइसोटोप, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऑन अमेंडमेंट्स टू द वक्फ एक्ट, क्या है वक्फ एक्ट, ये एक एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है वो सारी रिलीजियस प्रॉपर्टी, मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो कि वक्फ कर दी गई हैं। वक्फ का मतलब ये होता है डोनेट कर दी गई है फॉर रिलीजियस पर्पस इन द नेम ऑफ गॉड। कौन करता है ये, वाकिफ करता है। वो व्यक्ति जो कि किसी चीज को वक्फ कर दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वाकिफ। वो डेडिकेट करता है अपनी प्रॉपर्टी फॉर द रिलीजियस पर्पस अंडर रिलीजियस लॉ। अब क्या है कि लॉ ये कहता था वक्फ एक्ट 1995 कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ हो गई है। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये हो गई थी, वक्फ बोर्ड अक्सर सरकारी प्रॉपर्टी को बता देता है ये वक्फ है ना। और अकेले वक्फ बोर्ड ही एक ऐसा अथॉरिटी थी जो ये बताता है कौन सी रिलीजियस डोनेशन हुई है। कहने का मतलब है वक्फ एक्ट के थ्रू कई लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज जा सकती थी और सरकारी प्रॉपर्टीज भी जा सकती थी। तो कहने का मतलब है इसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी जो कि सरकार अब कर रही है। क्या है, अंडर इस्लामिक लॉ वक्फ रेफर्स टू प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। वक्फ प्रॉपर्टीज कौन सी, मूवेबल, इमूवेबल, यानी कि गाड़ी वगैरह मूवेबल हो गई, या वैसी प्रॉपर्टी
उन सबको हम अल्लाह के नाम पे हम क्या कहते हैं डेडिकेट कर सकते हैं और उसको हम कह देंगे वक्फ हो गई ये प्रॉपर्टी। सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड सोल या इनहेरिटेड। एक बार वक्फ हो गई वो ईश्वर के नाम हो ही गई। ठीक है, तो ये सब कैसे गवर्न होता था 1995 के वक्फ एक्ट के अंदर। ठीक है, और ये होता क्या था कि एक सर्वे होता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आइडेंटिफाई करती थी वक्फ प्रॉपर्टी को विद अ लिस्ट मेंटेन बाय स्टेट वक्फ बोर्ड। ईच वक्फ जो था वो एक मुतवली यानी कि एक कस्टोडियन होता था, उसके अंडर रखी जाती थी, कस्टडी में रखी जाती थी। अब क्या है कि प्रॉब्लम ये थी कि अगर स्टेट वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड जनरली इसमें मुस्लिम मेंबर्स ही होते थे, अगर उन्होंने कह दिया कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो गई है तो फिर यही प्रॉब्लम हो जाती थी। जनरली ऐसा होता था कि कई सारे करप्शन के केसेस देखे गए कि कस्टोडियंस को मुफ्त में प्रॉपर्टी मिल जा रही थी, जिसको भी वक्फ कर दिया गया है। ठीक है, रोल ऑफ वक्फ बोर्ड क्या था कि बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ चेयरपर्सन, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनीज, मुस्लिम लेजिस्लेटर्स एंड इस्लामिक स्कॉलर्स एंड मुतवली जो कस्टोडियंस होते थे। एक फुल टाइम सीईओ होता था इसका, रिक्वायर्ड टू बी एन मुस्लिम, हेड्स ईच बोर्ड, और बोर्ड मैनेजेस वक्फ प्रॉपर्टीज, कैन रिकवर लॉस्ट एसेट्स एंड सैंक्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफर विद अ 2/3 मेजॉरिटी। वो फिर भी कर सकते थे कि ईश्वर के नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर भी कर सकते थे। इसमें 2013 में अमेंडमेंट मेड इट नियरली इम्पॉसिबल टू सेल वक्फ प्रॉपर्टी। एक बार वक्फ हो गए उसको सेल नहीं करा जा सकता था। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है ऐसे ही, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करता है। ये भी वक्फ एक्ट के अंदर ही आया था और ये यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि क्या वक्फ के इश्यूज हैं और पॉलिसी डेवलपमेंट। अब करा क्या गया है, ये सारी आपने पॉइंट्स देख लिए, इसमें प्रॉब्लम्स भी आपने देख ली कि इसका मिसयूज करा जा सकता है। उसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये वक्फ एक्ट में चेंजेस आए हैं। क्या है? द बिल रिवाइजेस द डेफिनेशन टू रिक्वायर लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर्स हु हैव प्रैक्टिस इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। ये कह रहे हैं कि भाई वही दे सकता है प्रॉपर्टी जिसने कि 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करा हो। और ये कहा है कि वक्फ ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये दिखाना पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं वक्फ बाय यूज का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली दिखाना पड़ेगा कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज हो रही है ना। फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो भी आइडेंटिफाई करी हैं या डिक्लेयर्ड एज वक्फ बिफोर या आफ्टर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, अब वो नहीं होंगी। सरकार की प्रॉपर्टी है, वो कभी भी दी नहीं जा सकती। ठीक है, फिर द बिल अलाउज विडोज या डाइवोर्स वुमेन या ऑर्फन्स टू बेनिफिट फ्रॉम वक्फ एसेट। फिर सर्वे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या इक्विवेलेंट ऑफिसर वो हैंडल करेंगे सर्वे। ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टीज का। फिर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा सारी प्रॉपर्टीज का। डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टीज जो है बिल ओमिट करता है सेक्शन 40 विच प्रीवियसली अलाउड वक्फ ट्रिब्यूनल्स टू डिटरमाइन वक्फ स्टेटस। इंस्टेड अब कौन करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सही तरीके से दी गई है या मेंटेन करी गई है कि नहीं। ठीक है, नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन है किस चीज में? सेंट्रल वक्फ बोर्ड या स्टेट वक्फ बोर्ड में या वक्फ ट्रिब्यूनल में नॉन मुस्लिम भी अलाउड हैं। इट परमिट सेंटर टू अपॉइंट 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द वक्फ काउंसिल विदाउट रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस एंड रिक्वायर्स स्टेट बोर्ड्स टू इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम्स एंड 2 वुमेन। ठीक है, तो ऐसा ही है। और फिर वक्फ ट्रिब्यूनल क्या कि बिल चेंजेस वक्फ ट्रिब्यूनल फ्रॉम 3 मेंबर टू 2 मेंबर बॉडी। ठीक है, यही है। फिर ऑडिट एंड ओवरसाइट, ये बिल ग्रांट सेंट्रल अथॉरिटी टू डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ वक्फ बाय ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय सीएजी। तो सीएजी ऑडिटिंग कर सकती है ताकि ऑडिटिंग में कोई धांधली ना हो। और जुडिशियल इंटरवेंशंस, पहले वक्फ जो कर दी गई है उसमें ट्राइब्यूनल के ऊपर कुछ जा नहीं सकता था और ये ऑब्वियसली जुडिशियल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। तो अब करा क्या गया है कि कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अपील्स जा सकती हैं कोर्ट में। बस यही है। इसका पोटेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है? लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है कि रिलीजियस फ्रीडम है लोगों को। और एक और चीज़ कि गवर्नमेंट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्वेश्चंस वेदर सिमिलर नॉन मुस्लिम पार्टिसिपेशन वुड बी एक्सेप्टेबल इन हिंदू टेम्पल बोर्ड्स, है ना, ये चीज़ है। और फिर बिल has been referred to a joint parliamentary panel
फर्दर सैंक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजीज डिटेक्ट डिफरेंस इन यूज ऑफ नाइट्रोजन बाय राइस वैरायटी। देखिए एक ना टर्म होती है नाइट्रोजन यूज पोटेंशियल। होता क्या है नाइट्रोजन यूज पोटेंशियल? मान लीजिए जितना आपने फर्टिलाइजर डाला है उसके कंपैरिजन में कितना एक्चुअली एब्जॉर्ब करा है प्लांट में। मान लीजिए आपने 1 ग्राम फर्टिलाइजर डाला और वो आधा ही ग्राम एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो यूज एफिशिएंसी 50% ही रह गई, है ना। अगर 1 हो गई यानी कि जितना आपने फर्टिलाइजर डाला सब कुछ एब्जॉर्ब कर दिया। अब क्या है कि हमने ये देखा है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हाइयर कि हमने ये देखा है कि कभी कभी 5 टाइम्स तक ये चीज़ होती है कि जो लो यूज एफिशिएंसी वाले क्रॉप्स हैं वो इतना कम यूज़ करते हैं, जो हाई यूज एफिशिएंसी वाले क्रॉप्स हैं उसके 5 गुना कम, है ना। मान लीजिए जो पुअरेस्ट क्रॉप है वो 18% यूज़ कर रहे हैं और जो बेस्ट क्रॉप्स हैं वो 90% तक यूज़ कर लेते हैं, 5 गुना तक का अंतर आ जाता है ना। तो क्या है कि डिस्कवरी ऑफ NUE वेरिएशन, क्या कि GGU यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में ही है, फाउंड सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन nitrogen use efficiency among popular rice variety in India. This knowledge can help develop new rice varieties that use less nitrogen. ठीक है, तो यही बात है। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये, सीरियल्स लेड बाय राइस कंज्यूम 2/3 ऑफ ऑल यूरिया इन इंडिया। ठीक है, हम 66% अपना यूरिया सिर्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं, राइस के लिए, है ना। पुअर NUE रिजल्ट्स इन वेस्टेज, और होता क्या है इससे कि मान लीजिए कि 85% यूज हो रहा है तो 50% पानी के साथ बह जाएगा, हमारे नदी नालों को गंदा करेगा, अमोनिया पोल्यूशन करेगा। और अमोनिया पोल्यूशन करता क्या है कि फिर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी के अंदर नाइट्रोजन पोल्यूशन हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इससे फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एल्गी लग जाता है पानी को। तो रिसर्च क्या फाइंड करती है कि जो बेस्ट वेराइटी हैं वो 5 टाइम ज़्यादा यूज़ करती हैं नाइट्रोजन को। तो बेहतर क्या है कि हम इन वेराइटीज़ को यूज़ करें। हो सकता है सरकार इस पर सब्सिडी दे, इससे हमारा नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन भी बेहतर हो जाएगा और उससे होगा क्या कि हमारा पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये चीज़ है। तो हाई NUE डज नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद हाईएस्ट यील्ड। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है कि हाईएस्ट यील्ड होगी, एज फार्मर्स ऑफन प्रायोरिटाइज यील्ड ओवर NUE। कम एब्जॉर्ब कर रहा है नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम यील्ड ज्यादा जा रही है, तो ये चीज है। कॉल फॉर ब्रॉडर अप्रोच, हिस्टोरिकली इंडियन एग्रीकल्चर फोकस सोनली ऑन इंक्रीजिंग यील्ड लीडिंग टू एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज। अब हम वाइडर अप्रोच यूज कर सकते हैं कि यूज एफिशिएंसी इसकी जगह बढ़ाई जाए। कहने का मतलब है जो क्रॉप्स में ज्यादा यूज एफिशिएंसी है कुल मिलाकर सरकार उन सीड्स पे सब्सिडी दे सकती है। चलिए नेक्स्ट, परसीड मीटियोर शावर। हर साल ये शावर होता है, होती क्या है ये शावर, और ये परसीड मीटियोर शावर है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर साल इस तरीके के इवेंट देखने को मिलते हैं जब खूब सारे मीटियोर एक साथ आते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम स्पेस के उस रीजन से जा रहे होते हैं जो कि एक कॉमेट है स्विफ्ट टर्टल, उसका एक ट्रेस है, उसका जो पाथ है उसके थ्रू जा रहे होते हैं। जब इसके थ्रू अर्थ गुजर रही होती है तो हम अक्सर ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉज्ड बाय डेब्रिस फ्रॉम कॉमेट स्विफ्ट टर्टल विच ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन ए 133 ईयर साइकिल। तो हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि स्विफ्ट टर्टल के जो पाथ को जो हम ट्रेस करते हुए जा रहे हैं, साल के इस महीने में हम निकलते हैं तो हर साल हमें परसीड शावर मिलती है। ठीक है, कितनी तगड़ी होती है ये, 60 मीटियोर्स पर आवर हमें दिखते हैं, टूटते तारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये आप बस याद रखेंगे। व्हाट इज टैक्टिकल इंडेक्स फंड। देखिए क्या कि टैक्टिकल इंडेक्स फंड क्या है, ये एक ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड से निकले हैं। यूज स्ट्रेटेजिक मार्केट टाइमिंग विद इन्वेस्टर कैश इनफ्लोज टू एनहांस रिटर्न। यानी कि जब मार्केट बहुत नीचे जा रही है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ऊपर जा रही है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अभी जैसे मार्केट है बहुत ऊपर जा रही है तो अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो अप्रोच है ये मिटिगेट करती है कैश ड्रैग या फंड कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, कोई इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, कुल मिलाकर आपको खाली ये याद रखना है। टैक्टिकल फंड्स क्या होती हैं, सही समय पे इन्वेस्ट करके सही समय पे निकालते हैं। ये क्यों यूज हो रही हैं, देखिए फिलहाल क्या है, लोग कई टाइप की फंड्स यूज कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि SIP कर रहे हैं, तो जब ज्यादा पैसा आ रहा है तो ज्यादा लोग जुड़ रहे होते हैं मार्केट में। जब सब कुछ ऊपर जा रहा होता है तो और ज्यादा मार्केट बूम करती है। ये अच्छा तरीका नहीं है। अभी मार्केट अगर महंगी है और हर कोई फिर आने की कोशिश कर रहा है तो और महंगी हो जाएगी। बेहतर है जब सस्ती हो तो मार्केट में एंट्री हो। तो टैक्टिकल फंड जनरली ये काम करती है। तो टैक्टिकल फंड इज अ वेरिएंट ऑफ इंडेक्स फंड
अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, है ना? अगर कोई फंड सिर्फ इन 50 स्टॉक में, इस इंडेक्स के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे इंडेक्स फंड, ठीक है? तो इंडेक्स फंड होते क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट फंड्स डिजाइन टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, कि ये पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन कब करें? अगर ये उस समय कर रहे हैं जब सही समय है इन्वेस्ट करने का, तो ये इंडेक्स फंड क्या बोली जाएंगी? टैक्टिकल फंड। दे ऑफर ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर, लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव एंड पैसिव मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट क्या? छोड़ दो, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वैसे ऊपर जाएगी, नीचे जा रही है नीचे जाएगी। हम तो इंडेक्स में कर रहे हैं, एक एक शेयर में नहीं कर रहे। जो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां जब भी हैं, निफ्टी 50 के भी स्टॉक चेंज होते रहते हैं। कोई कंपनी छोटी हो गई, उसको निकाल कर किसी बड़ी कंपनी को डाल दिया जाता है। तो हमें कुछ करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, निफ्टी 50 में जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना? तो होता क्या है कि इससे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं फंड के, है ना? पैसिव मैनेजमेंट हो जाता है। एक्टिवली हम कुछ घटा बढ़ा नहीं रहे, ऑटोमेटिकली कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ना? तो टैक्टिकल फंड करती क्या है? डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल फंड इन देयर अप्रोच इन मैनेजिंग कैश इनफ्लोज एंड फंड टाइमिंग। कैसे? ट्रेडिशनल फंड सीधे मार्केट पे स्टिक करती हैं, सफरिंग फ्रॉम कैश ड्रैग वगैरह। टैक्टिकल फंड क्या करती हैं? इन्वेस्टर कैश इनफ्लोज को स्ट्रेटेजिकली टाइम करती हैं, ठीक है? तो बस इतनी सी बात है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो न्यूज क्या थी हमारी? व्हाट इज टैक्टिकल फंड? तो ये अक्सर ना इंटरनेशनल एडिशन में हिंदू वाले डालते रहते हैं ऐसी न्यूज। चलिए, जापान इशूज फर्स्ट एवर मेगा अर्थक्वेक एडवाइजरी। है क्या ये एडवाइजरी? कि देखिए यहाँ पे ना नाकाई ट्रफ है। नाकाई ट्रफ क्या होती है जापान में? ये जापान का मैप है, देख रहे हैं आप? ये जापान का मैप है। अब यहाँ पे डार्कर एरियाज देख रहे हैं, ये एरिया, ये जो एरिया है ये सबडक्शन जोन है। जैसे कि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, ये इस यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है इस सबडक्शन जोन में। फिर यहाँ पे एक फिलिपीन प्लेट है, ये पूरी प्लेट, ये फिलिपीन प्लेट भी, ये जो इधर वाली प्लेट है, इधर वाली, ये सब है यूरेशियन प्लेट, एशिया है ना यहाँ पे। तो फिलिपीन प्लेट एशियन प्लेट में यानी यूरेशियन प्लेट में घुस रही है नीचे, ठीक है? तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो क्या है कि यहाँ पे एक सबडक्शन जोन बनेगा। ये वाली प्लेट जापान वाली प्लेट के नीचे घुस जाएगी, जापान जो कि यूरेशियन प्लेट में है ना? तो ये जो पूरा इलाका है, जब जब ये प्लेट नीचे जाएगी यहाँ पे अर्थक्वेक जोन बनेगा, है ना? तो इस अर्थक्वेक जोन में उन्होंने पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड इलाका एक आइडेंटिफाई करा है, और इस आइडेंटिफाइड इलाके को क्या बोल रहे हैं? नानकाई ट्रफ, ठीक है? तो देखो क्या है कि ये कह रहे हैं कि जापान ने एक आर्टिकल निकाला है, जापान इशुएंस ऑफ फर्स्ट मेगा क्वेक एडवाइजरी। वो कह रहे हैं कि 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है? कैसे आ सकता है? कि जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी इशूड फर्स्ट एवर मेगा अर्थक्वेक इंक्वायरी, वो एडवाइजरी। सिग्निफिकेंस क्या है कि ठीक है, एक हायर चांस है कि ये ग्राउंड शेकिंग यहाँ पे हो सकती है। नानकाई ट्रफ क्या है? 900 किलोमीटर लंबा सबडक्शन जोन है यूरेशियन प्लेट में। ये पूरा सबडक्शन जोन है नानकाई ट्रफ, ठीक है? तो प्लेट मीट्स द फिलिपीन सी प्लेट known for producing mega earthquake. 8+ के earthquake अक्सर आते हैं। Historically, it causes significant earthquake every 100 to 150 year, often in pairs. Pairs मतलब एक साथ 2 earthquake आए, ठीक है? तो अब ये कह रहे हैं कि 70% चांस है कि 8 से 9 मैग्नीट्यूड का earthquake अगले 30 साल में आ जाएगा, और इससे पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बस लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? क्योंकि अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और साइंटिफिकली अनफीजिबल होता है। तो अब देखते हैं इनकी जो प्रोडक्शन हुई वो किस तरीके की होगी। आप बस ये ध्यान रखिए, सबडक्शन जोन क्या होता है? जब एक प्लेट के नीचे कोई प्लेट घुस रही होती है। तो यहाँ पे एक प्लेट है फिलिपीन प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट है जिसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के नीचे ये फिलिपीन प्लेट अंदर घुस रही है ना? ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट के नीचे घुस रही है। तो बस यही है, अंडर वाटर सबडक्शन जोन है ये पूरा का पूरा ओशियनिक इलाका है और अंडर वाटर है सबडक्शन जोन। बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। शिजुकोआ कोई जगह है जहाँ पर ये है, शिजुकोआ ये जगह है। शिजुकोआ कहाँ पड़ रहा है? यहाँ कहीं पड़ रहा है। तो इस जगह पे ये सबडक्शन जोन पड़ रहा है। तो बस यही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आप बस ये ध्यान रखिए मेगा अर्थक्वेक क्या होते हैं, जो भी मतलब इस साल के होते हैं अर्थक्वेक, उसको हम मेगा अर्थक्वेक कहते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। थैंक यू।